गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी पीईवी का, जो एमपी व्यापम ने स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। तो उसका 2013 का पेपर है। और मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, आई थिंक अभी लास्ट डेट नहीं हुई है फॉर्म फिलअप की, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि अच्छी वैकेंसी निकाली है। और मैं आपको बता दूं कि एमपी पीईवी ने 2015 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। एमपी ऑनलाइन ने वैकेंसी निकाली थी आई थिंक 2019 में, बट एमपी व्यापम ने 2015 के बाद कोई पोस्ट नहीं निकाली है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर ओनली 2 पेपर बस मिले हैं मुझे एमपी के। तो एक की तो आंसर की बस है, बट उसमें क्वेश्चन नहीं है। और एक ये पेपर है जो 2013 स्टाफ नर्स का है। 2013 में पोस्ट भर्ती हुई थी और 2015 में। तो जिनके पास भी 2015 का एमपी व्यापम का स्टाफ नर्स का पेपर हो या फिर आपको कहीं से मिला हो, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे तब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, जो भी लोग एमपी व्यापम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए हो, फार्मासिस्ट के लिए हो, तो आपको जितने भी पुराने पेपर चाहिए हो एमपी व्यापम के, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इवन एक क्वेश्चन पेपर भी आपको एमपी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर साइड में एक नोटिस मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें जाके आप लोग चेक करेंगे तो ये पेपर आपको मिल जाएगा। बट सॉल्व नहीं मिलेगा, ये ओनली क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, 2 पार्ट में सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और सेट ए है ये। तो जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी से हैं जो पेपर मिल जाएंगे एमपी व्यापम की ऑफिशियल साइट पे। तो आप लोग जाके वहाँ ज़रूर चेक कीजिए एक बार। साथ ही साथ जीके के लिए जो भी लोगों को लग रहा है कि एमपी के जो व्यापम का एग्ज़ाम होगा उसमें जीके किस तरीके का आएगा, दिसंबर में जो पेपर होना है, तो आप लोग एक बार जो एमपी व्यापम ने पहले प्रीवियस पेपर कंडक्ट करवाए हैं, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी, आयुष, इन सभी के पेपर को एक बार जीके इनका ज़रूर आप लोग एक बार चेक कर लेना, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। गाइज, यहाँ पे बात करते हैं हम स्टाफ नर्स के लिए। तो आपका दिसंबर में पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 48 पेज की बुकलेट है। आप चाहें तो इसकी पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, बट सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिया है। और जिनका भी पेपर होगा दिसंबर में, उनका भी आई होप, क्योंकि एमपी व्यापम जितने भी पेपर कंडक्ट करवाता है हार्ड कॉपी ज़रूर देता है, आंसर सीट है जो सेपरेट दी जाती है आपको। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम उनको 2 वीडियो में पढ़ेंगे। 50-50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए भी दिए हुए हैं, तो आप लोग भी इसकी आंसरिंग बताना। और कुछ क्वेश्चन के आंसर यदि बाय मिस्टेक गलत हो जाएं, क्योंकि मैं भी पूरा कम्प्लीटली ये नहीं कह सकती हूँ कि पूरा टिप ऑफ टंग मुझे भी सभी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना पड़ता है। तो कभी कभी क्वेश्चन की आंसरिंग करने में मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके आंसर ज़रूर बताना यदि किसी भी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हुई हो तो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमें, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यस, Which of the following action would a nurse take before changing dressing of a patient who has sustained a large partial thickness burn? लार्ज पार्शियल थिकनेस बर्न का मतलब है यहाँ पर 2nd डिग्री बर्न का पेशेंट है। तो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के पहले आप क्या करेंगे। यहाँ पर हिंदी में भी सभी क्वेश्चन हिंदी में भी दिए हुए हैं। आंशिक मोटाई से जले मरीज की ड्रेसिंग बदलने से पहले नर्स निम्न क्रियाओं में से कौन सा कार्य करेगी। तो ये क्वेश्चन एएनएम वाले भी देख सकते हैं। ऑप्शन है चेकिंग वाइटल साइन इंक्लूडिंग द ब्लड प्रेशर, ऑब्टेनिंग अ साइन कांस्टेंट फॉर दिस प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रिंग द पेन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, अरेंजिंग म्यूजिक ऑफ पेशेंट चॉइस टू बी प्लेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो 2nd डिग्री का जो बर्न पेशेंट होता है उसी को कहा जाता है लार्ज पार्शियल थिकनेस बर्न। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो आपको यदि ड्रेसिंग चेंज करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए
पेन मेडिकेशन देनी होंगी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन और डॉक्टर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स प्रमोट वुंड हीलिंग। तो घाव भरने के लिए कौन सी डाइट है जो प्रमोट की, सॉरी, वुंड हीलिंग के लिए कौन सी डाइट है जो प्रमोट की जाएगी? ऑप्शन है लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन सी। डाइट कंटेनिंग हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड विटामिन सी, एडिकेट कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन डी एंड ई। तो यहाँ पर जो डाइट प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट के लिए वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगी वो होगी हाई विटामिन ए एंड सी और हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज क्रैकलिंग, रैटलिंग और बबलिंग इज एन एबनॉर्मल साउंड हियर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट। तो ऑस्कल्टेशन के टाइम पर जो एक आवाज़ सुनाई देगी किस तरीके की होगी? क्रैकलिंग होगा, रैटलिंग होगी, बबलिंग भी होगी और एक तरीके का एबनॉर्मल साउंड है। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रॉइडर, रोंचस, रेल या फिर वीज। तो यहाँ पर स्ट्रॉइडर क्या है? हाई पिच्ड साउंड है जो बीजिंग साउंड भी कहलाता है। रोंकस है क्या है? विस्लिंग और स्नोरिंग साउंड कहलाता है जिसको हम खर्राटे कहते हैं। वीजिंग में क्या होगा? सीटियों जैसे आपको साउंड आएगा जो अस्थमा वालों में देखने को मिलती है जनरली। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रैकलिंग भी हो रही, रैटलिंग हो रही, बबलिंग साउंड भी हो रहा है। तो क्या है? रेल साउंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर और डे इज नोन एज। बॉडी का टेम्परेचर सडनली हाई होके नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में या फिर पूरे दिन में एक बार, तो क्या कहलाएगा? क्राइसिस फीवर, लो ग्रेड फीवर, कंटिन्यूस फीवर या फिर इंटरमिटेंट फीवर। तो इस तरीके का फीवर क्या कहलाएगा? इंटरमिटेंट फीवर, क्योंकि हाई होके क्या हो गया है? लो हो गया है कुछ ही घंटों में या फिर कुछ दिनों में। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ द माइड्रियाटिक आई ड्रॉप्स इज। तो जो माइड्रियाटिक मेडिसिन होती हैं, आई ड्रॉप्स होती हैं, इनका मेन एक्शन क्या होता है? प्यूपिल डायलिटेशन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, टू डायलेट द प्यूपिल। मैं यहाँ पर इसके आपको आंसर बस बताऊंगी क्योंकि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो और यदि उनको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग एमपी पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ओल्ड क्वेश्चन पेपर को वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी आंसरिंग देख सकते हैं ताकि आपको पेपर सॉल्व ना करना पड़े, आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू असिस्ट वाइल द क्लाइंट विथ हेड इंजरी इज रिसीविंग मैनिटॉल। कोई पेशेंट है, हेड इंजरी हुई है, उसके लिए यहाँ पर ये देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, सिर पर चोट लगे मरीज को मैनिटॉल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने के लिए नर्स के लिए सबसे उपयुक्त है? किसी पेशेंट को मैनिटॉल दिया जा रहा, हेड इंजरी हुई है, तो एज अ नर्स आपको क्या चीज़ें असिस्ट करनी होंगी? रेस्पिरेटरी रेट, यूरिनरी आउटपुट, लेवल ऑफ पेन और स्किन कंडीशन। तो मैनिटॉल क्यों दिया जा रहा है हेड इंजरी के पेशेंट को? ताकि उसका आईसीपी क्या कर सकें? कम कर सकें। तो आईसीपी कम करने के लिए मैनिटॉल जनरली दिया जाता है। मैनिटॉल क्या है? एंटी डायरेटिक एजेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिनरी आउटपुट आपको चेक करनी होगी। क्या चेक करना होगा? यूरिनरी आउटपुट। नेक्स्ट इज ग्लासगो कोमा स्केल हैज ऑल एक्सेप्ट। तो ग्लासगो कोमा स्केल से हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो इसकी जो लोएस्ट काउंटिंग है वो स्कोरिंग पूछी जाती है, या फिर हाईएस्ट या फिर कोमाटोस पेशेंट की क्या रहेगी। यहाँ पर क्वेश्चन है ग्लासगो कोमा स्केल के सभी पॉइंट सही है बट किसी एक को छोड़कर। वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, सेंसरी इम्पेयरमेंट या फिर आई ओपनिंग। ग्लासगो कोमा स्केल की जो स्कोरिंग होती है मैक्सिमम 15 तक होती है, मिनिमम 3 होती है। तो उसमें 3 चीज़ों को चेक किया जाता है, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स और आई ओपनिंग। सेंसरी इम्पेयरमेंट को चेक नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज केमिकल यूज्ड टू क्लीन फर्नीचर इज। फर्नीचर जो साफ करने के लिए कौन सा केमिकल यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है ग्लूटाल्डिहाइड, सेवलॉन, बीटाडीन या फिर डी बोथ एंड वी मीन्स ग्लूटाल्डिहाइड और सेवलॉन। तो इन दोनों को यूज किया जा सकता है फर्नीचर को क्लीन करने के लिए, बट बीटाडीन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओनली स्किन पर ही यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी, ग्लूटाल्डिहाइड और सेवलॉन। नेक्स्ट इज पोजीशन यूज्ड फॉर गिविंग ओरल केयर इज। तो ओरल केयर दी जानी है किसी के लिए, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे? प्रॉन, लिथोटॉमी, सेमी फॉलोअर्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जनरली जो पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या होती है? सेमी फॉलोअर, या फिर अपराइट दे सकते हैं हम, या फिर साइड लाइंग पोजीशन दे सकते हैं। ओरल केयर प्रोवाइड कराने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी? अपराइट, सेमी फॉलोअर या फिर साइड लाइंग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, सेमी फॉलोअर। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ बैक केयर। पीठ की देखभाल करने के लिए क्या उद्देश्य है? टू प्रमोट द सर्कुलेशन, टू प्रमोट द कंफर्ट, नन ऑफ दीज, और डी, बोथ ए एंड बी। तो बैक केयर के पर्पस क्या होते हैं कि एक तो आपके लिए बैड सोर से प्रिवेंट किया जाए, ताकि सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तभी प्रिवेंट होगा। तो ऑप्शन ए राइट है। सेकंड है टू प्रमोट द कंफर्ट। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कोल्ड एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? क्रायो सर्जरी भी कहते हैं हम इसको। तो इससे क्या होता है कि जिस भी बॉडी के पार्ट में दी जा रही वहाँ पर उसकी ब्लड सप्लाई को थोड़ा कम किया जाता है, इसलिए दी जाती है जो कोल्ड एप्लीकेशन है। तो सभी केस में दी जा सकती है बट किसी एक को छोड़कर। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू इंक्रीज सर्कुलेशन टुवर्ड द ब्रेन। नेक्स्ट इज द नर्स इज प्लानिंग टू गिव स्टीम इनहेलेशन टू सॉफ्टन थिक एंड टेनेसियस सीक्रेशन एंड टू रिलीव द कंजेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड रिमेन बिटवीन। तो एक नर्स है, स्टीम इनहेलेशन के लिए प्लानिंग कर रही है किसी पेशेंट के लिए, थिक और टेनेसियस सीक्रेशन हो रहा है, कंजेशन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 और 30 दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, तो आप इनके आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? सक्शन प्रेशर बताना है आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द पल्स इज पाल्पेटेड टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर। सीपीआर की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कौन सी पल्स यूज की जाती है? तो वो कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट इज नर्स इज प्लानिंग टू इंजेक्ट सॉल्यूशन इनटू लोअर बाउल फॉर वॉशिंग एंड इवैक्यूएटिंग इट्स कंटेंट। सजेस्टेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर एडल्ट इज। तो एक एडल्ट के लिए जो एनीमा दिया जाना है तो सॉल्यूशन कितना यूज किया जाएगा? जो लोअर बाउल है उसको वॉश करने के लिए, जो कंटेंट है उसको बाहर निकालने के लिए जो सॉल्यूशन होगा एडल्ट के लिए वो कितना यूज किया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, 250 to 350 ml। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन टू गिव एनीमा टू एडल्ट इज। तो जो सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या होगा ये भी आप बताना, क्योंकि एनीमा को मैं सेपरेट वीडियो में कई बार पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। एनीमा को लेके मैंने एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपके लिए बताए थे। जिन भी लोगों ने ना देखा हो वीडियो एक बार जरूर देख लें। उसमें आपको एनीमा को लेके कितने टाइप के होते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, क्या डिस्टेंस होता है, वो सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यूथेनेसिया इज अ। यूथेनेसिया क्या है? इंडिया में तो आई थिंक अभी रूल्स नहीं आया है, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, और अदर कंट्रीज में है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पेनलेस डेथ, गुड डेथ, या फिर बोथ ए एंड बी, और डी, नन ऑफ दी अबव। तो इच्छा मृत्यु का मतलब होता है अच्छी मौत। गुड डेथ और पेनलेस, किसी भी दर्द में हो आप तो उससे राहत पाने के लिए जो मृत्यु दी जाती है वो क्या कहलाती है? इच्छा मृत्यु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ए एंड बी। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन यूज्ड इन ओरल केयर एक्सेप्ट। तो सॉल्यूशन है जो कौन सा यूज किया जाता है ओरल केयर में? सभी यूज किए जाते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है KMNO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बीटाडीन और लेमन जूस। तो H2O2 यूज किया जाता है, लेमन जूस भी यूज किया जाता है और KMNO4 भी यूज किया जाता है। बट जो सॉल्यूशन ओरल केयर के लिए, इंटरनल ओरल केयर के लिए यूज नहीं किया जाता वो क्या है? बीटाडीन। बीटाडीन को ओनली आप आउटर स्किन पे लगा सकते हैं, इंटरनली यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, बीटाडीन। नेक्स्ट इज
ऑल आर ईयर प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट, तो सभी कानों की प्रॉब्लम्स है बट किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओटाइटिस मीडिया, फॉरेन बॉडीज, स्क्वेंट या फिर इम्पैक्ट सेरुमेन। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। फॉरेन बॉडीज का मतलब है कुछ भी बाहर का पार्टिकल आपके कान में चला जाए। इम्पैक्ट सेरुमेन का मतलब जो जो सेरुमेन बैग से आपके कान में क्या हो जाए, जमा हो जाए। और थर्ड ऑप्शन है स्क्वेंट, मतलब भैंगापन। तो एक इसकी प्रॉब्लम है ये आँखों की, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सून आफ्टर पेशेंट स्टार्ट शिवरिंग एंड कंप्लेंट बैक पेन, ऑल एक्शन आर अप्रोप्रिएट, व्हाट वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स। तो एक पेशेंट एडमिट है, वार्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है इसको। उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट को क्या हो रहा है? शिवरिंग हो रही है और बैक पेन की कंप्लेन कर रहा है। तो एज अ नर्स फर्स्ट एक्शन आप क्या लेंगे? कॉल द डॉक्टर, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रीअश्योर द पेशेंट, या फिर गिव इंजेक्शन एविल एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर। तो कभी भी किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। उसके बाद आप आगे के एक्शन है जो ले सकते हैं, जो भी फिजिशियन बोले, बट सबसे पहले क्या करना है? स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है ऑल आर बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन, एंथ्राक्स वैक्सीन, ओरल वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर। डी है यहाँ पर टीएबी फॉर एंट्रिक फीवर। तो यहाँ पर सभी लाइव वैक्सीन है, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन, बट टीएबी फॉर एंट्रिक फीवर क्या है? टैबलेट है और ये वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट है इथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स, इथिकल कंसिडरेशन में क्या इन्वॉल्व रहेगा? रिस्पेक्ट एंड जस्टिस ओनली, बेनिफिशियंस, फिडेलिटी, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करने का फर्स्ट सोर्स क्या होगा? तो वो होगा क्लाइंट और फैमिली रहती है जनरली। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज मेक श्योर ड्यूरिंग डिस्चार्ज, किसी पेशेंट को छुट्टी दी जा रही है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या आपको चेक करना होगा? राइट कंसेंट ऑफ फिजिशियन, ओरली, बाय टेलीफोनिकली, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर रिटर्न कंसेंट लेना है आपको फिजिशियन से कि आप उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ना तो ओरल सही रहेगा, ना ही बाय टेलीफोनिक सही रहेगा। रिटर्न में कंसेंट लेना है फिजिशियन से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज अ पर्सन सी अ रोप एंड फियर्स लाइक ए स्नेक, इट्स कॉल्ड एज, किसी व्यक्ति ने रस्सी को सांप समझ लिया है और वो डर रहा है उससे कि ये सांप है, जबकि वो क्या है? रोप है। तो ये क्या कहलाएगा? डीपर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, या फिर इल्यूजन। तो एक तरीके का भ्रम है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा इल्यूजन, रस्सी को सांप समझना। नेक्स्ट इज डिल्यूजन इज नॉट प्रेजेंट इन, तो डिल्यूजन की कंडीशन किस में प्रेजेंट नहीं रहेगी? डिप्रेशन, मैनिया, ओसीडी, या फिर डेलीरियम। तो ये डिल्यूजन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। बाकी डिप्रेशन, मैनिया और डेलीरियम इन तीनों में रहेगा। नेक्स्ट इज अ मैन हिट्स नाइवर, नेक्स्ट डे ही फील्स दैट पुलिस इज बिहाइंड हिम एंड हिज ब्रेन बीइंग कंट्रोल्ड बाय रेशन वेव्स बाय हिज नाइवर, द प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो एक पेशेंट है, उसने अपने नाइवर को हिट किया है, दूसरे दिन उसको क्या फील हो रहा है? कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, उसके दिमाग को कोई और उसका जो नाइबर है, पड़ोसी, कंट्रोल कर रहा है। तो किस तरीके का डायग्नोस होगा? उसको लग रहा है कि किसी और के थॉट्स हैं जो उनके द्वारा मेरे ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है। ऑप्शन है ओसीडी, पैसिव फीलिंग, थॉट इंसर्शन, या फिर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, थॉट इंसर्शन। उसको क्या लग रहा है कि किसी और के थॉट्स हैं, आइडिया हैं जो उसके ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट ECT इज मोर इफेक्टिव इन द क्लाइंट्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ECT है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस क्लाइंट को होगी? हिस्ट्रिकल न्यूरोसिस, OCD, मैनिया, या फिर सीजोफेनिया। तो आपने पढ़ा होगा ECT मेनली डिप्रेशन, बाइपोलर, मैनिया, इन पेशेंट्स को दी जाती है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सीजोफेनिया वालों को भी दी जाती है, बट मोस्टली जो इफेक्टिव होती है ECT वो किस में होती है? डिप्रेशन और मैनिया, बाइपोलर वाले पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी।
नेक्स्ट इज इन सीजोफेनिया व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव्स दे आर इन डेंजर दिस इज रिफर्ड टू एज। तो आपने सीजोफेनिया में अलग अलग तरीके के डिल्यूजन पढ़े होंगे, ग्रैंडियर, परसिक्यूशन। तो इस तरीके से तो यहाँ पर 4 तरीके के आपने जनरली डिल्यूजनल डिसऑर्डर पढ़े हैं सीजोफेनिया में, 4 और 5 तरीके के। सीजोफेनिया का कोई पर्सन है तो क्या कर रहा है, उसको ऐसे डर लग रहा है कि कोई और आदमी सॉरी कि उसको डर लग रहा है कि वो किसी डेंजर में है, खतरे में है, दूसरों के लिए वो दूसरों से अपने लिए खतरा मान रहा है कि हमें उस पर्सन से डेंजर है। तो ये क्या कहलाएगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल या फिर निहिलास्टिक डिल्यूजन। तो इस तरीके का डिल्यूजन कहलाएगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसको दूसरे लोगों से क्या लग रहा है, डर लग रहा है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग विथड्रॉल आफ्टर एक्सटेंडेड हैवी ड्रिंकिंग ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स द ड्रिंकिंग में एक्सपीरियंस। तो कोई इंसान है, पहले कई सालों तक उसने लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा शराब पी है, उसके बाद उसने अपनी ड्रिंकिंग को, शराब को स्टॉप कर दिया है। तो विड्रॉल सिम्टम्स, जो लक्षण फील करेगा, कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अल्कोहल छोड़ने के बाद, तो वो क्या कहलाएंगे, डेलिरियम ट्रिमर्स, डिसअरिथमिया, होमियोस्टेसिस या फिर लेप्टोकार्टिक रिएक्शन। तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब भी आप अल्कोहल ले रहे हो या फिर कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हो, उसको सडनली स्टॉप कर दें लॉन्ग टाइम तक लेने के बाद, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो अल्कोहल के पेशेंट में लॉन्ग टाइम तक ड्रिंकिंग करने के बाद, हैवी ड्रिंकिंग करने के बाद, जब आप उस ड्रिंक को, शराब को छोड़ेंगे तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो क्या कहलाते हैं, डेलिरियम ट्रिमर्स, DTS। और ये ओनली डेलिरियम ट्रिमर्स हैं जो एल्कोहल पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो देखने को उन्हीं में बस मिलेंगे जो एल्कोहलिक हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसऑर्डर आर। तो इनमें से कॉग्निटिव डिसऑर्डर क्या है, ऑप्शन है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डिमेंशिया, डीपर्सनलाइजेशन या फिर सीजोफेनिया। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन और सीजोफेनिया डिमेंशिया है, ऑप्शन में है यहाँ पर कॉग्निटिव डिसऑर्डर के। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर में जो भी परसेप्शनल डिसऑर्डर आते हैं, थॉट्स डिसऑर्डर आते हैं, डिमेंशिया, डेलिरियम, ये आते हैं। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑप्शन बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा, बी, डिमेंशिया। नेक्स्ट इज बिल ऑफ राइट्स फॉर मेंटली इल पेशेंट इंक्लूड। तो आपने मेंटल इल पेशेंट के जो बिल हैं, अधिकार हैं, उनमें क्या क्या आएगा, आपने आई थिंक 8 से 10 राइट्स हैं जो बिल में दिए जाते हैं मेंटली इल पेशेंट के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट टू एन इंडिविजुअलाइज्ड रिटर्न ट्रीटमेंट प्लान, राइट टू ऑनगोइंग पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग ऑफ सर्विसेज, राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी राइट्स हैं। एक मेंटल इल पेशेंट को ये अधिकार है कि उसका जो लिखा उपचार योजना का अधिकार, कि जो भी वो लिख रहा है, लिखित में दे रहा है, तो उसका क्या हो, ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट प्लान का अधिकार है उसको। जो भी अपनी सेवाओं के लिए योजना बना रहा, प्लानिंग कर रहा, उसमें जाने का भी अधिकार है। एक मानवीय व्यवहार, पर्यावरण का अधिकार भी है। तो डी, राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। मेंटली इल पेशेंट है तो उसका बिल ऑफ राइट्स में सभी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल सिम्टम आर एसोसिएटेड विद पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में क्या फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हार्ट पाल्पिटेशन, पर्सप्रेशन, हाइपरवेंटिलेशन और डी ऑल ऑफ दीज। तो पैनिक अटैक जिन भी लोगों को आता हो या फिर ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। तो पैनिक अटैक में सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस कॉल्ड। बंद जगह में डर लगने को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज ट्रू अबाउट मैनिया एक्सेप्ट। मैनिया को लेके सभी पॉइंट सही है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एनहेडोनिया, एलिवेटेड मूड, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एनहेडोनिया, इनेबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मली। तो जो एनहेडोनिया सिम्टम है, इसका मतलब क्या होता है, इनेबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मली। और एनहेडोनिया मैनिया की जगह किस में देखने को मिलता है, डिप्रेशन में। यदि यहाँ पर डिप्रेशन को पूछा जाता तो उसमें डिप्रेशन में क्या होता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस।
तो मैनिया के पेशेंट में मूड एलिवेट रहेगा, हाइपर एक्टिविटीज रहेंगी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट रहेगी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी भी रहेगी, बट एनहेडोनिया की उसको किसी भी चीज़ में क्या हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है। बट ऐसा नहीं होता, मैनिया के पेशेंट हर एक जगह खुश हो जाते हैं। इसको हिंदी में हम कहें तो पागलपन भी कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, एनहेडोनिया। ये डिप्रेशन में देखने को मिलता है, ना कि मैनिया में। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रैपिड साइक्लिंग पीडीपी। तो कौन सी मेडिसिन है जो रैपिड साइक्लिंग पीडीपी जो बाइपोलर डिसऑर्डर हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन के नाम दिए हैं सभी बाइपोलर में यूज़ की जाती हैं। लिथियम सोडियम वालप्रोएट, हेलोपेरिडोल और कार्बामेजेपाइन। तो ये सभी मेडिसिन क्या है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है। यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। बट यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जो रैपिड साइक्लिंग पीडीपी के लिए यूज़ की जाती है, रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, तो वो है सोडियम वालप्रोएट। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी, सोडियम वालप्रोएट। नेक्स्ट इज मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैनिया का सिम्टम क्या है, पैरानॉइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट या फिर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। मैनिया में पर्सन अपना जो लॉस ऑफ इंसाइट है वो भूल जाता है कि वो क्या है, कहाँ है। ओरिएंटेशन तो उसको रहेगा याद कि वो कहाँ है, बट इंसाइट जो उसकी खुद की पॉइंट्स हैं वो सब भूल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, लॉस ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट इज फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फिजिकल सिम्टम्स ग्रीफ के इमोशनल, फिजिकल, सोशल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो भारी दुख में होने के कारण शारीरिक लक्षण क्या सो होंगे। ऑप्शन है वीकनेस, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, डिफिकल्टी टू कंसंट्रेशन। तो फिजिकल सिम्टम्स तो वीकनेस भी हो गई, नींद नहीं आ रही है, एनोरेक्सिया की कंडीशन भी है कि खाना भी नहीं खा पा रहा है, बट डिफिकल्टी टू कंसंट्रेशन है क्या है, एक इमोशनल सिम्टम है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको बॉइलिंग के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। तो बच्चों में 5 साल तक की एज में सबसे ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ का कारण क्या है, डायरिया, मीजल्स, एक्सीडेंट या फिर प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी तो है जो न्यूनेट्स के लिए है, बट यहाँ पर अंडर 5 ईयर ऑफ एज पूछा है तो उनके लिए क्या होगा, डायरिया। सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं जो किससे होती हैं, डायरिया के कारण। नेक्स्ट इज कॉपर टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो कॉपर टी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, पेल्विक इन्फेक्शन में भी और हार्ट डिसीज में भी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। कोई पर्सन एक एरिया में फर्स्ट एपिडेमिक पर्सन है तो वो क्या कहलाएगा, बीमार हुआ है तो कहलाएगा इंडेक्स केस। फर्स्ट केस क्या कहलाता है, इंडेक्स केस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है, तो ये कहलाता है डेंगू। नेक्स्ट है न्यूनेटल टिटनेस मोस्ट ऑफन मैनिफेस्टेड एट। न्यूनेटल टिटनेस है कब देखने को मिलता है, ऑप्शन है एट बर्थ, 48 आवर, 7th डे या फिर 14th डे। तो न्यूनेटल टिटनेस है जनरली जो 4 to 14th डे में देखने को मिलता है बेबीज में। तो यहाँ पर जो इसका एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन माना गया है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, 14 दिन। 14 दिनों के अंदर 7 डेज हम जो 4 to 14th डेज के बीच में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट विद इन 2 वीक में क्या होता है, जो इन बेबी को न्यूनेटल टिटनेस है 70 से 100% बेबीज तक की डेथ हो जाती है किसी किसी केस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी, 7th डेज। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वुमेन फिटेड विथ आईयूडी इज। इंट्रायूट्राइन डिवाइस के जो साइड इफेक्ट क्या हैं, पेन, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, पेल्विक इन्फेक्शन और यूट्राइन परफोरेशन। तो मोस्ट कॉमन इंट्रायूट्राइन डिवाइस का साइड इफेक्ट है वो क्या है, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज सीन इन। तो विटामिन ए क्या है, 2 तरीके के विटामिन आपने पढ़े हैं, वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल। तो विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्यूबल विटामिन है और इसका जो हाईएस्ट सोर्स क्या है वो है कॉड लिवर ऑयल।
नेक्स्ट इज डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ। तो डेमोग्राफी जनसांख्यिकी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो इसमें बर्थ, डेथ, ऑल ओवर सभी चीज़ों को, एजुकेशन, सभी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इज कॉमन अमंग इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसे देश में मोस्ट कॉमन इन्फेंट्स और प्री स्कूल एज चिल्ड्रन में कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? तो इंडिया जैसे देश में सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर सी होगा। आप लोग भी इसका आंसर सजेस्ट करना क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी यील्डिंग फूड। इनमें से कौन सा है जिससे एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती जिस फूड से? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ए, मिनरल्स एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सभी से एनर्जी प्रोवाइड होती है, बट विटामिन और मिनरल्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जरूरी हैं बट ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैंने जस्ट अभी बताया दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक तो माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन और मिनरल्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। तो गाइज आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।